आज हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, या मैनेजरियल प्रिंसिपल्स मतलब क्या होता है। ये होते हैं जनरल गाइडलाइंस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ ना कुछ जनरल गाइडलाइंस होते हैं जो बिहेवियर साइंस को स्टडी करने के लिए होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, आप जब तक डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे या जनरली किसी गाइडेंस को फॉलो नहीं करेंगे तब तक क्या है, आपका जो टास्क है वो इफेक्टिवली नहीं हो पाएगा, नहीं तो फिर सब इधर उधर हो जाएगा, केओस वाली कंडीशंस आ जाएंगे। इसलिए मैनेजमेंट में भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है ताकि आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके जो सुपीरियर्स हैं, उनके बीच में जो लिंक अच्छा रहे और साथ साथ कैसे आपको रिलेशनशिप बनाना है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ये सब आपको मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में बताया जाता है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं इसके फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। सबसे पहला है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन बोलने का मतलब कि जिस टाइप के भी मैनेजमेंट में हो, चाहे फिर वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, सब जगह एप्लीकेबल होगा। मतलब आप देख लीजिए, जैसे आप अगर स्कूल के एग्जांपल लेते हैं, स्कूल में भी मैनेजमेंट होता है, वहां भी कुछ जनरल गाइडलाइंस होते हैं, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जिनको, या फिर रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है ताकि हर काम सिस्टमैटिक होते रहे। ठीक है, जैसे वहां एक कोड ऑफ कंडक्ट में आता है आपका ड्रेसअप, एक प्रॉपर ड्रेस पहन के जाना है, एक प्रॉपर टाइम को मेंटेन करना है, एक प्रॉपर टास्क मेंटेन करना है, ये सब के सब। तो ऐसे ही जितने भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं मोस्टली सब में ये एप्लीकेबल होता है। जनरल गाइडलाइंस, बेसिकली ये जनरल गाइडलाइंस होते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो आपको बिहेवियर साइंस के, बेसिकली बिहेवियर साइंस बोलने का मतलब ह्यूमन बिहेवियर, तो ह्यूमन बिहेवियर को कैसे रीड किया जाए, कैसे समझा जाए, कैसे उनको मोटिवेट किया जाए, ये सब आपके जनरल गाइडलाइंस में होते हैं। और हाँ, ये जनरल गाइडलाइंस इसलिए भी होते हैं ताकि हर किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें एक डिमेरिट्स भी है या एक छोटा सा कॉन्सिक्वेंस है कि कभी कभी ऐसा होता है, ये वेराई करता है कि जरूरी नहीं सबको एक ही समय लगे, किसी किसी को 6 महीने लग सकते हैं, ठीक है, किसी किसी को 1 साल लग सकते हैं, किसी किसी को 1.5 साल लगते हैं। ठीक है, किसी चीज को अडॉप्ट करने में, किसी चीज को सीखने में, और ये वेराई करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। बेसिकली इस टाइप के जो प्रिंसिपल्स हैं ये प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ही बनते हैं कि हम लोग लगातार किसी चीज को काम करके देखते हैं, उसके बाद समझ आता है कि हम लोग को किस पाथ में जाना है। जैसे आप क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट में भी क्या होता है, कुछ ड्राइव्स होते हैं, कुछ शॉट्स होते हैं जो बराबर प्रैक्टिस के बाद ही आते हैं। अगर उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट भी होते हैं, जैसे अभी एक नया शॉट आया है रिवर्स स्वीप, लेकिन हर बार सक्सीड नहीं कर पाता। तो यही बताना चाह रहे हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी आपको क्या है, बेसिकली हम लोग को ह्यूमन बिहेवियर को रीड करना है। अब ह्यूमन क्या है, हेट्रोजीनियस टाइप के हैं, अलग अलग टाइप के हैं लोग, अलग अलग चॉइसेस हैं, अलग अलग ऑप्शंस हैं उनके पास, और अलग अलग थिंकिंग के हैं। तो हर किसी को एक जैसा आप कोड ऑफ कंडक्ट सिखा सकते हैं, ये इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है। हर ऑर्गेनाइजेशन में एक जैसा कोड ऑफ कंडक्ट रखना ये भी पॉसिबल नहीं होता, इसलिए बोला जाता है कि ये सब प्रैक्टिस किया जाता है। जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में कुछ और कोड ऑफ कंडक्ट होता है और नॉर्मल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ और कोड ऑफ कंडक्ट होता है। क्यों? क्योंकि दोनों जगह अगर सिमिलर कर दिए तो पंक्चुएशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और कई बार पंक्चुएशन बर्डन बन जाता है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ये सब देखा गया कि किस ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइप की गाइडलाइंस है, किस टाइप के जनरल गाइडलाइंस सुटेबल है। फोर्थ है फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल भी होता है। बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को तो हमेशा फ्लेक्सिबल ही होना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल्स क्या है, आपको क्या करते हैं, बेसिक गाइडलाइन देते हैं, एक रूल्स और रेगुलेशन समझाते हैं, लेकिन वो रूल्स और रेगुलेशंस कब तक होते हैं, उसका भी एक बाउंडेशन होता है, उसका भी एक टाइमर रहता है। ठीक है, हर समय आपको अलग अलग एनवायरनमेंट में, अलग अलग चीजों में ये हर बार एक ही चीज को अडॉप्ट करके चलेंगे तो शायद कुछ ना कुछ रिजिडिटी फैलने लग जाएगी, रिजिड होने लग जाएगा, रिजिड मतलब टफ होने लग जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स को लगातार चेंज करते रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट या एम्बियंस। ठीक है, इसलिए ये फ्लेक्सिबल होता है। फिफ्थ है मेनली बिहेवियर। बिहेवियर बोलने का मतलब मैं थोड़ी देर पहले भी बोला था, यहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर को रेट किया जाता है, ह्यूमन को सेटिस्फाई करने की कोशिश की जाती है। मतलब जैसे एज अ मैनेजर मेरा ये ध्यान रखना जरूरी है कि जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन जो भी गाइडेंस बनाया है वो प्रॉपरली फॉलो अप हो रहा है या नहीं, मेरे
सबऑर्डिनेट्स प्रॉपर्ली उसको फॉलो अप कर रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है, कहां पर गलती हो रही है, तो ये फाइंड आउट करना भी मेरी ही ड्यूटी है। और अगर प्रॉपर्ली हो रहा है तो काम क्या है, सिस्टमैटिक चलेगा। क्योंकि मैंने एज अ मैनेजर मेरा यही सोचना है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल हम लोग सेट करके रखे हैं वो वहां तक वो एक वन रूट होना चाहिए, वो वन पाथ होना चाहिए, वहां तक सबके सब एक साथ पहुंचे। ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कुछ प्रिंसिपल्स हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल नहीं होते, तो उसको एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है, उसके कॉजेस देखे जाते हैं, उसके इफेक्ट देखे जाते हैं। इफेक्ट अगर वर्स है तो उस प्रिंसिपल को तुरंत हटा दो। अगर इफेक्ट पॉजिटिव वे में जा रहा है, ठीक है, लोग लगातार मोटिवेट होते जा रहे हैं, चाहे फिर वो मॉनेटरी हो चाहे नॉन मॉनेटरी हो, तो फिर ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। नॉर्मली ऐसा ही किया जाता है। अगर मार्केट का स्टडी करना है या मार्केट में रिसर्च करना है तो सबसे पहले कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखना है। कोई भी आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना है तो आप ये देखना कि वो उसकी फिजिबिलिटी देखना, उसकी फिजिबिलिटी अगर पॉसिबल है मार्केट में तो ये देखना कि और क्या क्या उसके कॉजेस हो सकते हैं कि लोग उसको क्यों पसंद कर रहे हैं। ठीक है। और सेवंथ है कंटिंजेंट। कंटिंजेंट बोलने का मतलब डिपेंडेंट। बेसिकली मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट अपॉन सिचुएशंस। सिचुएशन जैसे जैसे रहेंगी वैसा वैसा मैनेजमेंट रहेगा। जैसे हर घर में, बेसिकली घर का छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, हर घर में कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ ना कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन हाँ वो भी एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप चेंज हो जाते हैं। जैसे अब कोई फेस्टिव सीजन है तो उस टाइम एकदम टफेस्ट मॉडल टाइप का बन के बैठना कोई मतलब का नहीं है, लेकिन हाँ एग्जाम का टाइम है तो आपको टफ थोड़ा सा होना पड़ेगा, थोड़ा सा रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने पड़ेंगे। बस ऐसा ही मैनेजमेंट का प्रिंसिपल होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट या सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, क्यों ये जरूरी है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है। सबसे पहला, प्रोवाइडिंग यूजफुल इनसाइट टू रियलिटी फॉर द मैनेजर्स। मैनेजर्स के लिए ये एक यूजफुल इनसाइट प्रोवाइड करता है, एक इनसाइट प्रोवाइड करता है जिसको वो रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? बेसिकली मैनेजमेंट प्रिंसिपल से क्या फायदा होता है, इट इंप्रूव्स नॉलेज एंड कैपेबिलिटी एंड द अफोर्डेबिलिटी ऑफ द मैनेजर्स। बेसिकली वो मार्केट में और कह सकते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, उनका स्किल एनहांस होता है। ठीक है, मैनेजर्स का ये उनको सबसे ज्यादा जरूरी है और फायदेमंद भी है। सेकंड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर मैनेजर्स हर चीज को अच्छे से करें, एक प्रिंसिपल एक गाइडलाइन को फॉलो करें, तो अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अच्छे से काम करवा पाएंगे। एफिशिएंटली और इफेक्टिवली का मतलब बताया था मैं। इफेक्टिवली बोलने का मतलब टू रिड्यूस कॉस्ट, और एफिशिएंटली बोलने का मतलब ऑन टाइम, मतलब आपको हर चीज टाइम में भी मिल जाएगी और हर चीज मतलब एक बेस्ट कॉस्ट में भी निकल जाएगा। मतलब आपका मेन मकसद क्या था, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मैन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। आपके दोनों रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हो पाएंगे और सफिशिएंटली एडुकेटली उनका प्रॉपर यूज भी हो पाएगा। थर्ड है साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब यहाँ पे जैसे आप कुछ मैनेजर्स कुछ लोग हैं जैसे हेनरी फ्योर्ड और टेलर, इन लोग बताते हैं कि कोई भी चीज रूल ऑफ थंब नहीं होती, लेकिन हाँ साइंटिफिकली डिसीजंस लिए जाते हैं। हर मैनेजर को हर ऑर्गेनाइजेशन में हर साल बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो डिसीजंस किस बेस में होना चाहिए, साइंटिफिकली, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रूटफुल होना चाहिए, सिस्टम के लिए फ्रूटफुल होना चाहिए, और वहां के जो एम्बियंस है, वहां का जो नेचर है, वहां का जो एटमॉस्फेयर है मार्केट का, उसके लिए भी वो फ्रूटफुल होना चाहिए। क्योंकि साइंटिफिक डिसीजन या प्रैक्टिकल या लॉजिकल डिसीजन ही अच्छे होते हैं किसी के लिए, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे फिर एम्प्लॉइज हो। मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल से आपको क्या फायदा होता है कि अलग अलग एनवायरनमेंट में आपको ये सीखने मिलता है कि अलग अलग एनवायरनमेंट में कैसे डिसीजंस किया जाए, कैसे रिएक्ट किया जाए। कई बार क्या होता है, कोई ना कोई मैनेजर ऐसा होता है जिसके ऊपर बर्डन अगर किसी चीज का रिस्पांसिबिलिटी बहुत ज्यादा है तो वो अलग अलग एनवायरनमेंट में अच्छे से डिसाइड नहीं कर पाता। अगर मान लो बस सडनली उसके पास कोई ऐसा टास्क आ गया या टेक्नोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम आ गई, तब वो क्या करेगा। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सीखने से उसको क्या फायदा होता है कि वो टास्क को अगर नहीं कर पा रहा है तो वो ये सीखेगा कि कैसे उसको सही किया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन बोलने का मतलब कोई भी आप गाइडलाइन फॉलो कर रहे हो तो बेसिकली हर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के हिसाब से चलेगा, सिस्टमैटिकली चलेगा। जैसे हेनरी फ्योर्ड के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, स्केलर चेंज, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये सब क्या है, ये सब कुछ अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है तो डेफिनेटली वहां का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत ही अच्छे से और स्मूथली चलने लग जाएगा।
क्योंकि जनरल गाइडलाइंस अगर सबके सब अगर ईमानदारी से फॉलो कर रहे हैं तो हर चीज सिस्टम में होने लग जाएगी, और जब सिस्टम में होगी तो कोई भी केओस वाली कंडीशन बिल्कुल नहीं होगी। फुलफिलिंग सोशल रिस्पांसिबिलिटी, सोशल रिस्पांसिबिलिटीज बोलने का मतलब आपको क्या और क्या करना रहेगा कि आपके जो सबऑर्डिनेट्स है उनको भी एक इनफ सैलरी दो, ठीक है। उसके साथ साथ आपको एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है। यहाँ पर एनवायरनमेंट बोलने का मतलब जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, बाहरी एनवायरनमेंट है, उसके बारे में ध्यान रखना है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो हार्मफुल तो नहीं है, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो कस्टमर के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट है कि नहीं, ठीक है। और आपके जो एम्प्लॉयज आपके लिए काम कर रहे हैं उनको इतना सैलरी मिल रहा है कि वो अपना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वाले लेवल पे पहुंच पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। और फिर फाइनली मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एंड रिसर्च बोलने का मतलब क्या होता है, ये एज अ ट्रेनिंग दी जाती है मैनेजमेंट, ठीक है। एज अ एजुकेशन होता है, फाइनली रिसर्च भी होता है। जैसे आप लोग सुने होंगे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं मार्केट में, जैसे बीबीए, एमबीए। बेसिकली ये क्या है, ये एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को कि आपको एज अ मैनेजर, ठीक है, या एज अ मैनेजमेंट स्टूडेंट आपको क्या सीखना है और क्या करना है। मार्केट में जब आप उतरोगे तो एज अ मैनेजमेंट स्टूडेंट आप कैसा रिएक्ट करोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, कल हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।